देखते हैं बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब हुआ कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक चेन में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड उसके बाजू में एक न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं। तो अगर आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों को ही हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं क्योंकि दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो पहले देखते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखता है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का बना होता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है शुगर और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहां लिख लो बच्चों फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बना होता है, जिसमें एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप हमारा PO4 3- PO4 -3। शुगर मॉलिक्यूल बच्चों दो तरह के हो सकते हैं, राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर। और नाइट्रोजनस बेस बच्चों पांच तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है A, एक हो सकता है G और CUT। AgCUT, ये पांच नाइट्रोजनस बेसेस हैं। A से हो गया एडेनिन, G से ग्वानिन, C से साइटोसिन, U से यूरेसिल, T से थाइमिन। ठीक है, इन नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स बच्चों आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री में है। इनके स्ट्रक्चर्स याद कर सकते हो, मैं लिखवा दूंगी, बट बायोलॉजी की बुक में नहीं लिखने की जरूरत है, मतलब बायोलॉजी के एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपसे नहीं पूछेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स आपसे सिर्फ केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। ठीक है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के स्ट्रक्चर्स आपसे पूछी जाएंगी, इनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले देखते हैं कि राइबोज या फिर डीऑक्सी, पहले देखते हैं PO4 -3 कैसा होता है। बच्चों PO4 -3 बहुत आसान है, फास्फोरस लगा दो और 4 ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, 3 ऑक्सीजन पे -1 लगा दो और एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका PO4 -3। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज कैसी होती है बच्चों, ये दोनों शुगर्स होती हैं, है ना। ये दोनों शुगर होती है। राइबोज शुगर कैसी होती है, ये 5 मेंबर की इसमें एक 5 मेंबर की रिंग होती है। रिंग कैसे बनानी है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ये रिंग होती है। और एक कार्बन पर बच्चों लगा होता है CH2OH। और इनकी नंबरिंग करने का तरीका ये है, ये जो CH2OH है इसको 5th नंबर दिया जाता है, 5 प्राइम। ठीक है, नंबरिंग के लिए हमेशा नंबर के ऊपर एक छोटा सा मार्क लगाना है, इसे बोलते हैं 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम। ठीक है, ये 5 कार्बन होते हैं राइबोज शुगर में। 1 प्राइम कार्बन पर बच्चों OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन लगा होता है। ऐसे ही बच्चों 2 प्राइम कार्बन पर भी OH ग्रुप लगा होता है और हाइड्रोजन। 3 प्राइम कार्बन पर भी बच्चों OH ग्रुप और हाइड्रोजन लगा होता है। 4 प्राइम कार्बन पर CH2OH और हाइड्रोजन लगा होता है। ये तो होगी बच्चों राइबोज की स्ट्रक्चर। डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसी बनेगी। इसको इस स्ट्रक्चर को याद कर लो। कैसे याद करोगे, एक 5 मेंबर की रिंग बनानी है, उसमें सारे कार्बन होंगे, बस एक एटम ऑक्सीजन होगा, मतलब 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, बन गई 5 मेंबर की रिंग। अब बच्चों ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर एक CH2OH ग्रुप लगाना है और उस कार्बन को नाम देना है 5th नंबर का कार्बन। ठीक है, अब नंबरिंग यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड और 5th नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप लगा होगा, याद रहेगा। अब डीऑक्सी राइबोज बनाओ। डीऑक्सी राइबोज बनाने के लिए पहले राइबोज बना दो। राइबोज बनाने के लिए 5 मेंबर की रिंग। ठीक है, इनकी नंबरिंग कर दो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पे OH लगा दो, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर भी OH लगा दो,
थर्ड नंबर वाले कार्बन पर भी OH लगा दो, ये बन गया आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर, सॉरी ये बन गया आपका राइबोज शुगर, आइडेंटिकल है दोनों, बट डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, ये जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है यहाँ पे OH की जगह बस हाइड्रोजन होता है, यानी कि राइबोज में 1 2 3 5 इन 4 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और डीऑक्सीराइबोज में 1 3 और 5 इन तीनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। याद रहेगा, इनका स्ट्रक्चर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। आपकी बायोलॉजी की बुक में ये जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दे रखा है, ऐसे, मतलब वो ये बता रहे हैं कि 5 कार्बन की रिंग है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपके पास अगर एनसीईआरटी खुली है उसे करेक्ट कर देना, यहाँ पर O लगा देना, ठीक है। इसी तरह से बना हुआ है, ऐसे लेटी हुई झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पर O लगा देना, ठीक है। अब बच्चों आते हैं, हो गया, हाँ। अब ये 2 तरह की शुगर्स क्या है ना। देखो बच्चों, अगर आप आरएनए का मॉलिक्यूल बनाओगे, सॉरी आरएनए की चेन बनाओगे, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड बनाओगे, तो बच्चों राइबोज शुगर यूज करोगे, ठीक है। अगर आरएनए बनाओगे, आरएनए बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर का नाम होगा राइबोज, ये वाली स्ट्रक्चर होगी। और अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाने, क्योंकि अगर आप डीएनए का मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हो तो वहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर का यूज करना, इस वाली शुगर का। ऐसे ही राइबोज बनाना, बस OH की जगह H लगाना है, ठीक है, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर, याद रहेगा। अब बच्चों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये सारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है। बच्चों एडेनिन और ग्वानिन को तो बोला जाता है प्यूरिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, CUT, इनको बोला जाता है पाइरिमिडिन, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री की बुक में प्यूरिन और पाइरिमिडिन इन पांचों की स्ट्रक्चर दे रखी है बच्चों। प्यूरिन एक हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक ऐसा रिंग स्ट्रक्चर, एक ऐसा रिंग वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी रिंग में कार्बन के अलावा हेटेरो एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट होता है। जैसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसमें 4 मेंबर, इस रिंग में 4 मेंबर तो कार्बन है, एक मेंबर कोई और एटम है ना, तो इस तरह की रिंग को हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ऐसे ही बच्चों प्यूरिन जो होती है एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नाम है। जैसे आपने पढ़ा होगा पाइरिडीन, है ना, पाइरिमिडीन, है ना, ये रिंग्स के नाम है। आपने नेप्थलीन पढ़ा होगा, नेप्थलीन क्या है, एक रिंग का नाम है। एंथ्रासीन, बेंजीन, ये रिंग्स के नाम है। ऐसे ही प्यूरिन और पाइरिमिडीन भी रिंग के नाम है। अब बच्चों ये जो प्यूरिन होती है ना, ये बना होता है 2 रिंग्स का, ठीक है। और ये जो पाइरिमिडीन होता है, इसमें से एक रिंग कट हो जाती है, CUT, कट हो जाती है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। अब याद रहेगा, प्यूरिन में 2 रिंग होती है, पाइरिमिडीन में एक रिंग कट हो जाती है, यानी कि CUT वाले जो लोग हैं वो पाइरिमिडीन वाले लोग हैं, ठीक है। बच्चों अब देख लेते हैं जो 5 अमाइनो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। वैसे बायोलॉजी में उनकी स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है, केमिस्ट्री में भी उनकी स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है। आपको स्ट्रक्चर जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर बनानी है, आरएनए की स्ट्रक्चर बनानी है, तो बस ऐसे एक बॉक्स बनाना और वहाँ पे ऐसे लिख देना N बेस, या फिर फुल फॉर्म लिख देना नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और इसको यहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल यूं करके बना के कनेक्ट कर देना, यूं करके शुगर का मॉलिक्यूल बनता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पे CH2OH, है ना, ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है ना हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाली, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो रिंग है उसके किस कार्बन से या फिर किस एटम से इसका फर्स्ट वाला कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इसका 1 प्राइम कार्बन नाइट्रोजनस बेस के किस एटम से जुड़ा हुआ है ये नहीं पता, तो ऐसे ही बनानी है। बट केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री में वो आपसे स्ट्रक्चर इसकी पूछ सकते हैं, बायोलॉजी में वैसे तो नहीं पूछेंगे, बट आपको बनाने का मन करे तो बना देना, ठीक है। देखो बच्चों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक है। इन दोनों को तो बोलो बच्चों प्यूरिन, और इन दोनों को बोलो बच्चों पाइरिमिडीन, ठीक है। इन दोनों की स्ट्रक्चर को में बच्चों प्यूरिन नाम का न्यूक्लियस होता है, इन तीनों के स्ट्रक्चर में पाइरिमिडीन नाम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसे बोलते हैं बच्चों, जैसे आपने होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े थे, ये बेंजीन है तो आप क्या बोलते थे, ये बेंजीन न्यूक्लियस है ना, ये नेप्थलीन है बच्चों, है ना, तो आप क्या बोलोगे, ये नेप्थलीन न्यूक्लियस है। ये एंथ्रासीन है बच्चों, ठीक है, एंथ्रासीन
में ये वाली जो रिंग होती है वो यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। ये एंथ्रासीन है तो आप क्या बोलोगे, एंथ्रासीन न्यूक्लियस है ये, ठीक है। ऐसे ही प्यूरिन का एक न्यूक्लियस होता है, बनाना सीखो। इसमें आपको एक रिंग बनानी है 6 मेंबर्स की और एक रिंग बनानी है 5 मेंबर्स की। तो पहले 5, ठीक है। और दोनों रिंग्स को, इन दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, है ना। दोनों रिंग्स को ब्रिज हेड कार्बन, 2 ब्रिज हेड कार्बन से जोड़ा गया है। कैसे, ये कार्बन बना दो, ये कार्बन बना दो और इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इसके इस तरफ 6 मेंबर की रिंग बनाना है, इस तरफ 5 मेंबर की रिंग बनाना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 मेंबर की रिंग होगी। इस तरफ 5 मेंबर की रिंग बनानी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ये ना हेटेरोसाइकिल होती है, ये तो होमोसाइकिल होगी जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है 11 में, कि सब जगह कार्बन है, इसमें भी सब जगह कार्बन है, इनको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। हमारे सिलेबस में ना सिर्फ होमोसाइक्लिक रिंग्स के ही नाम है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स जो होती हैं वो हायर स्टडीज में होती है, जैसे आप फार्मेसी करो या फिर अगर आप कोई और कोर्स करते हो तो वहाँ पर आपको हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स वगैरह पढ़नी होती है। तो बच्चों ये कैसे बनाने हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जगह खाली है। कार्टून नेटवर्क देखते थे आप बचपन में, उसका लोगो क्या होता था, CN, है ना। तो यहाँ पर 2 बार कार्टून नेटवर्क लिखना है, CN CN, ठीक है। और इधर लिखना है बच्चों NCN, ठीक है। इस वाली रिंग को पूरा सैचुरेटेड करना है, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ना है। ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, और इसको भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगाने, यहाँ पे डबल बॉन्ड मत लगाना। बन गया। इसको बोलते हैं बच्चों प्यूरीन। इसको क्या बोलते हैं, प्यूरीन न्यूक्लियस, ठीक है। और बच्चों पाइरिमिडीन न्यूक्लियस बनाने के लिए आपको 6 मेंबर की रिंग चाहिए। प्यूरीन में 2 रिंग्स होती हैं और पाइरिमिडीन में एक ही रिंग होती है। तो 6 मेंबर की रिंग बनानी है, तो 6 मेंबर की रिंग बनाओ। 1 2 3 4 5 6 बन गई। अब बच्चों यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लगते हैं इसकी रिंग में, सिर्फ बाकी सारे कार्बन होते हैं और वो दोनों नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, बाकी सब जगह कार्बन लगा दो, ठीक है। अब इनको डबल बॉन्ड से जोड़ना है बच्चों, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस में, चाहे आप ऐसे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ, कैसे भी लगा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपकी जो किताब है ना, किताब में वो ऐसे बना हुआ है, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ये हो गया बच्चों पाइरिमिडीन का न्यूक्लियस, ठीक है, याद रहेगा। अब बच्चों ये जो प्यूरीन होता है ना, प्यूरीन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। अगर हमें एडेनिन बनाना है इस न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लगाएंगे इनके एटम्स पर। ग्वानिन के लिए भी यही करेंगे, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लगाएंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले अपन बनाएंगे एडेनिन। कैसे बनाएंगे, एडेनिन में प्यूरीन न्यूक्लियस होता है, बना दो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरे विधि विधान से बनाएंगे। क्या करना है, 2 रिंग बनानी है। पहली रिंग 5 मेंबर की बनानी है, दूसरी रिंग 6 मेंबर की बनानी है। दोनों रिंग को 2 ब्रिज हेड कार्बन से जोड़ना है। शुरुआत कैसे करनी है, पहले 2 कार्बन बनाओ जो कि ब्रिज हेड हो गया। चलो 1 कार्बन 2 कार्बन, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब इधर 6 लोग बनेंगे, मतलब 4 लोगों की जगह बनेगी, और इधर 3 लोगों की जगह बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, कार्टून नेटवर्क, और यहाँ पे क्या लिखना है, NCN। चलो यहाँ लिख दो कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क CNCN, और यहाँ लिखना है NCN, ठीक है। अब लगाओ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ से लगाना शुरू करो और इसको पूरा अनसैचुरेटेड कर दो, और यहाँ पे ऊपर की तरफ से अनसैचुरेटेड कर दो, ठीक है। अगर बच्चों एडेनिन बनाना है तो उसके लिए भी एक ही न्यूक्लियस है ना। और बनेगा कैसे, एडेनिन के लिए बच्चों यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा दो, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की 3 है, इस कार्बन की 4 करनी है तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देना, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देना, बाकी सब ठीक है, ठीक है। ये बन गया बच्चों एडेनिन। एडेनिन में देखो, एडेनिन और ग्वानिन बनाने ना
तो सिर्फ इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर ऐड होंगे फंक्शनल ग्रुप्स। और पाइरिमिडीन बनाने बच्चों तो इस वाले कार्बन पर ऐड होंगे फंक्शनल ग्रुप्स और इस वाले कार्बन पर, ठीक है ना। अभी के लिए इसको हटा दो। यहाँ पर भी देखो CN है, यहाँ पे भी CN है, कार्टून नेटवर्क, ठीक है ना। यहाँ पे भी इन दोनों C पर लग रहा है और पाइरिमिडीन में इन दोनों C पर लगेगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो एडेनिन में इसको 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड पोजीशन मान लेते हैं। तो एडेनिन में फर्स्ट पोजीशन पे तो NH2 लगा दिया है और दूसरा खाली है। ग्वानिन कैसे बनेगा? ग्वानिन के लिए बच्चों फर्स्ट पोजीशन पे O लगता है, सेकंड पोजीशन पे NH2 लगता है। बनाओ ग्वानिन, अपने दिमाग से बनाओ। फर्स्ट पे O लगाना, सेकंड पोजीशन पे NH2 लगाना। ये है आपकी पहली पोजीशन, ये है आपकी दूसरी पोजीशन। मैं नोमेनक्लेचर के हिसाब से 1 2 नहीं बता रही हूँ, रटने के हिसाब से बता रही हूँ। चलो कैसे बनेंगे इनके स्ट्रक्चर? पहले रीति रिवाज के साथ कार्बन कार्बन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। राइट साइड में 6 मेंबर की जगह वाली रिंग वाली बनानी है, 4 लोगों के लिए जगह छोड़ दो। लेफ्ट साइड में 3 लोगों के लिए जगह छोड़ दो, 5 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है CN कार्टून नेटवर्क और यहाँ लिखना है बच्चों NCN। राइट वाली रिंग को पूरा अनसेचुरेटेड कर दो, लेफ्ट वाली रिंग में बस यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो इसके ऑल्टरनेट पोजीशन में। इसके ऑल्टरनेट में वैसे आप यहाँ भी लगा सकते हो, वो भी ठीक है, बट बच्चों यहीं लगाना, क्योंकि देखो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर NH2 है। अगर आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया तो फिर बात खराब हो जाएगी, है ना। बट आप यहाँ लगा नहीं सकते हो। देखो यहाँ पे CC है तो CC के पास में डबल बॉन्ड है, बट अगर आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो डबल बॉन्ड CN के पास चला जाएगा, तो बात खराब हो जाएगी। तो आप ऐसे ही बनाना, ऊपर की तरफ ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। अब बच्चों ये ग्वानिन है, ग्वानिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O लगता है और यहाँ पर NH2 लगता है, ठीक है। एक जगह ऑक्सीजन लगता है, दूसरी जगह NH2 लगता है। ऑक्सीजन और अमीन ही लगेगा, इसमें भी ऑक्सीजन और अमीन ही लगेगा, ठीक है ना। अब बच्चों आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो गई है, तो इस डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 रह गई है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा, समझ गए। जैसे यहाँ पर भी है हाइड्रोजन, याद रहेगा। अब बनाते हैं बच्चों पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन के लिए वो वाला न्यूक्लियस चलेगा, है ना। कैसे बनाना है? पहले 6 मेंबर्स की रिंग की जगह बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो कार्बन, यहाँ लगा दो NCN, CN सेम, CC, ठीक है। CN CC सेम है बच्चों, CN CC। मतलब जब आप प्यूरिन बनाओगे ना तो प्यूरिन में से बस ये 5 मेंबर, अगर आपको पाइरिमिडीन बनाना है, प्यूरिन बनाना आ गया, बस इन तीनों को हटा दो, यहाँ से ये चीजें गायब कर दो। अब ये जो बचा ना इसको मैं छुपा दूँ। अब ये वाली जो रिंग बची, ये वाली जो रिंग बची बच्चों, इसको भी हटा दो। ये पाइरिमिडीन वाली रिंग बची है, ठीक है ना। एक और बना लो, CN CC, डबल बॉन्ड, ठीक है। पहले और चौथे वाले कार्बन, थर्ड वाले कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन। अब देखो अगर साइटोसिन बनाना है बच्चों, तो ग्वानिन में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ NH2 लगाया था, इसमें भी यही करना है। यहाँ पे लगेगा बच्चों डबल बॉन्ड O और यहाँ लगेगा NH2, सेम एज ग्वानिन। ग्वानिन ऐसे बनता है, साइटोसिन में भी ऐसे ही बनता है, बस साइटोसिन में ये वाला पोर्शन गायब है। यूरेसिल कैसे बनेगा बच्चों? यूरेसिल में दोनों जगह डबल बॉन्ड O लगेगा, यहाँ पे भी O लगेगा, यहाँ पर भी O लगेगा, ठीक है। थाइमीन कैसे बनेगा बच्चों? थाइमीन में यहाँ पे भी O लगेगा, यहाँ पे भी O लगेगा, ठीक है। यूरेसिल की जैसे अभी तक, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज लगेगी, मिथाइल, ठीक है। इसीलिए थाइमीन को नाम देते हैं हम मिथाइल यूरेसिल, है ना। और ये 5th पोजीशन पे माना जाता है। इसकी जब नंबरिंग आप सीखोगे हायर क्लासेस में तो इसको 5वें नंबर की नंबरिंग मिलती है, 5 मिथाइल यूरेसिल,
ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये है बच्चों एडेनिन, एडेनिन में सिर्फ NH2 लगा होता है। ये है ग्वानिन, ग्वानिन में O और NH2 दोनों लगे होते हैं। ये है साइटोसिन, साइटोसिन में O और NH2 दोनों लगे होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन देखो एक जैसे लग रहे हैं। यूरेसिल में बच्चों दोनों जगह O लगा होता है, ठीक है। और थाइमिन में बच्चों दो जगह तो O लगा होता है और एक और जगह होती है उसमें मिथाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। बस ये याद रखना ये 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। याद हो गया? ग्वानिन और साइटोसिन एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। एडेनिन और थाइमिन और यूरेसिल एक जैसे नहीं दिख रहे, एडेनिन सबसे अलग है। चलो तो बच्चों पाइरिमिडीन में एक ही रिंग मिलेगी और प्यूरिन्स में 2 रिंग्स मिलेंगी। याद कैसे रहेगा? पाइरिमिडीन है कट, कट में होती हैं एक ही रिंग। प्यूरिन है इसमें कोई कट नहीं है, इसमें होगी 2 रिंग। कट माने एक रिंग कट गई, ठीक है। अब बच्चों ये जो 5 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इन 5 नाइट्रोजनस बेसेस में से 4 नाइट्रोजनस बेस DNA में मिलते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस RNA में मिलते हैं, ठीक है। साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन ये तीनों नाइट्रोजनस बेस बच्चों DNA में भी मिलेंगे, RNA में भी मिलेंगे। ये वाला सॉरी, बच्चों ये तीनों नाइट्रोजनस बेस आपको RNA में भी मिलेंगे और DNA में भी मिलेंगे। बट ये वाला नाइट्रोजनस बेस आपको सिर्फ और सिर्फ RNA में मिलेगा और ये वाला नाइट्रोजनस बेस सिर्फ और सिर्फ DNA के स्ट्रक्चर में मिलेगा, ठीक है ना। आप DNA में कभी भी यूरेसिल नहीं लगा सकते और RNA में कभी भी थाइमिन नहीं लगा सकते, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात बच्चों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, मतलब स्टार्टिंग में, कि जो RNA होता था, RNA हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल था। धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से उससे DNA इवॉल्व हुआ, है ना। क्योंकि RNA और DNA की स्ट्रक्चर तो आप देख पा रहे हो लगभग बिल्कुल सेम है, बस एक शुगर का अंतर है और एक नाइट्रोजनस बेस का अंतर है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि RNA थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव था, है ना, इसलिए वो मैसेंजर का काम भी कर सकता था, कैटालिसिस का काम भी कर सकता था। बट DNA सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहा। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि हमें जरूरत थी कि इंफॉर्मेशन चेंज ना हो। पेरेंट्स से ऑफिस स्प्रिंग में जब इन्फॉर्मेशन जाए तो वो इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी ना हो, और वो गड़बड़ी कब नहीं होगी? जब इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाला बहुत स्टेबल होगा। अगर इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाला बहुत रिएक्टिव है या अनस्टेबल है या फिर कम स्टेबल है, जैसे कि RNA था पुराने टाइम में, तो बच्चों इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी बदल जाती थी, है ना, जिसकी वजह से पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते थे वो ऑफिस स्प्रिंग में कुछ और ही दिखाई देते थे, है ना। मतलब बहुत जल्दी म्यूटेशंस आ जाती थी, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी चेंज हो जाती थी, एक जनरेशन के बाद ही चेंज हो जाती थी, ऐसा कुछ। तो बच्चों इवोल्यूशन में नेचर ने ओवर द टाइम क्या किया, ये जो RNA का लंबा सा मॉलिक्यूल था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, उसमें पहले तो उन्होंने राइबोज शुगर की जगह डीऑक्सीराइबोज शुगर लगाई, है ना। राइबोज शुगर में बच्चों 2nd प्राइम पोजीशन, 1st प्राइम पोजीशन, 3rd प्राइम पोजीशन और 5th प्राइम पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता था। नेचर ने क्या किया, जो 2nd प्राइम पोजीशन है राइबोज शुगर की, वहां से OH ग्रुप हटा दिया और उस मॉलिक्यूल को बना दिया डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसकी वजह से वो शुगर थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो गई, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप कम हो गया। जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे कोई भी सब्सटेंस उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, कोई भी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जितने कम फंक्शनल ग्रुप होंगे वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। तो DNA में सबसे बड़ी चेंज, RNA में सबसे बड़ी चेंज तो ये करी गई कि उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप कम कर दिया जाए शुगर में से, जिससे DNA को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली। दूसरी बात यूरेसिल, बच्चों यूरेसिल में की स्ट्रक्चर ये है और थाइमिन की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो लगभग यूरेसिल के ही जैसी है, बस थाइमिन में मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया बच्चों, ये जो यूरेसिल था इसकी वजह से रिएक्टिविटी थी RNA में, बट यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप, एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप ऐड करके 5 मिथाइल यूरेसिल बनाया गया, जिसको हम थाइमिन बोलने लगे। बच्चों इसने इस यूरेसिल के मॉलिक्यूल को, ये जो CH3 है ना, इस सब्स्टिट्यूएंट ने इस RNA, इस यूरेसिल के मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो स्टेबल हो गई। तो बच्चों RNA से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन DNA बना, और DNA में 2 मेजर चेंजेस हुए। एक तो ये कि डीऑक्सीराइबोज शुगर आई उसमें, और दूसरा ये कि उसमें 5 मिथाइल यूरेसिल यानी कि थाइमिन आया।
समझ आया? ये स्ट्रक्चर्स बनवाने का कारण मेरे सिर्फ इतना था कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि यहाँ पे 5 मिथाइल 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, इस मिथाइल की वजह से इस कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या फालतू चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये फालतू नहीं है बच्चों। जैसे जब आप मेडिसिन वगैरह पढ़ते हो केमिस्ट्री में, जो मेन केमिस्ट्री होती है, जब आप मेडिसिन बना रहे होते हो, है ना, जैसे फार्मा जब आप करते हो तो वहां पर आपको यही मतलब वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि अगर मैं एक फंक्शनल ग्रुप हटा दूं तो ये कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसी होगी, ये कंपाउंड बॉडी में क्या काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं तो इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या काम करने लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसकी एक्टिविटी कैसे चेंज होती है उसको स्टडी किया जाता है जब आप एक्चुअल मेडिसिन बनाते हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो। ठीक है, तो वहीं से ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर यूरेसिल के 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कई गुना तक बढ़ जाती है। ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहता है, यानी कि थाइमीन इज मच मच मोर रिएक्टिव देन यूरेसिल। समझ आया? इसको आप लोग नोट कर लो। बच्चों आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, अभी हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में इसका इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, बस यूरेसिल और थाइमीन देख लेना। ठीक है, बाकी इतना कुछ जो मैंने पढ़ाया है इसकी मतलब इस पेज में जो मैंने पढ़ाया है वो इतना बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है, तो वो चेन कैसे बनेगी? एक न्यूक्लियोटाइड ये रखा है, इसके बगल में एक और न्यूक्लियोटाइड रखो। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इन तीनों को बच्चों आपस में जोड़ दो, ये बन गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब क्योंकि चेन बनानी है बच्चों तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो पहले न्यूक्लियोटाइड का शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड बना लो, एक यहाँ बना लो, ये है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों को जोड़ दो, ये बन गया बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको चेन में जोड़ना है तो कैसे? पहले वाले की शुगर दूसरे वाले के फॉस्फेट ग्रुप से लगा दो, ये बन गई चेन, बन गई है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक 2 बॉन्ड तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर है और एक ब्लू वाला बॉन्ड 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इन बॉन्ड्स के नाम क्या है वो नाम याद रखना है बच्चों। फॉस्फेट ग्रुप और शुगर को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और शुगर और इस वाली शुगर और इस वाले मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप और शुगर को जोड़ने वाला बॉन्ड तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, और एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने वाले बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 3 प्राइम, 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रहेगा, ये कंफ्यूज मत करना। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डाइएस्टर बॉन्ड होता है, और उसी न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। अच्छा, ये वाला बॉन्ड कौन सा है? शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये अगला बन गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक है, समझ आया इतना? चलो अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले तो हमें फॉस्फेट ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना। पहले एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड। इसको इरेज कर देती हूँ। चलो बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है? PO4-3, है ना। PO4-3, यहाँ पे क्या रखी जाएगी? शुगर। डीएनए बना लेते हैं। आरएनए बनाना होगा तो एक OH लगा देंगे 2 प्राइम पोजीशन पर। तो शुगर कैसे बनेगी?
ऐसे। ठीक है, ये मैंने राइबोज शुगर बना दी। डीऑक्सी राइबोज अगर बनानी है ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, ये 5 प्राइम। डीऑक्सी राइबोज बनानी है तो यहाँ से OH हटा देना। ठीक है, और क्या बनाना है? एक नाइट्रोजनस बेस। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस की जो आपने स्ट्रक्चर याद करी थी, बस वो स्ट्रक्चर ही याद रखनी है। हमें ये नहीं देखना कि नाइट्रोजनस बेस में जो इतने सारे एटम्स थे, कौन से एटम से इसका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? देखो ये वाला जो बॉन्ड है, इसको ऐसे बनाओ। ठीक है, ठीक है ना? अब बच्चों ये एक्चुअल में होता क्या है? फॉस्फोरिक एसिड की तरह होता है वो सब छोड़ो। अब बच्चों क्या होता है? यहां से OH हटा दो और यहां से -1 हटा दो और इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये बन गया बच्चों फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये OH हटा दो। ठीक है, और इसको इससे जोड़ दो नाइट्रोजनस बेस। ये बन गया बच्चों ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ठीक है, अब बच्चों एक और न्यूक्लियोटाइड बनाना है ना, क्योंकि हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी सीखना है। तो सबसे पहले एक राइबोज शुगर बना लो। फॉस्फेट ग्रुप बना लो। और एक यहां पर लिख दो नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इन लोगों की बॉन्डिंग करा दो, यहां से OH हटा दो और इसको इससे जोड़ दो। ये बन गया ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। यहां से OH हटा दो, यहां से -1 हटा दो और इससे जोड़ दो। ये क्या बन गया? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसकी नंबरिंग भी कर दो। 1 प्राइम, 2 प्राइम, यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। फिर से नंबर के कार्बन से फॉस्फेट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब क्या करना है बच्चों? इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है। ये कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर। ये कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर, यानी कि RNA बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजनस बेस कौन सी यूज कर सकते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिल। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस में आप थाइमिन यूज नहीं करोगे, क्योंकि शुगर देखो कौन सी है? राइबोज वाली, यानी कि RNA बन रहा है। गॉट इट? अब बच्चों यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? इसकी शुगर को इसके फॉस्फेट से जोड़ना है। कहाँ से जोड़ना है? नाम देखो, नाम होता है 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी कि इसके 3 प्राइम पे जो OH है इसको हटा दो, ये जुड़ता है बच्चों जाके इसके O से, O-1 से। ये होता है बच्चों 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रहेगा इतना? अब बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में तो फॉस्फेट ग्रुप खाली है ना? राइट साइड में क्या खाली है? इस साइड में बच्चों फॉस्फेट ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर खाली है। मतलब शुगर का जो 3 प्राइम है वो अगले के फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ने को तैयार है। और यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इससे पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के
शुगर से जुड़ने को तैयार है ना। ये कौन सा नंबर है बच्चों, ये नंबर है 5 प्राइम, यानी कि इधर से 5 प्राइम एंड कैसा है, खाली है, खाली है ना, ये जुड़ने को तैयार है, जुड़ा नहीं है। और इधर से देखो बच्चों, ये 3 प्राइम एंड खाली है, खाली है ना। आप कितने भी आगे जोड़ते जाओ, जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड इस चेन में लगाओगे वहां पे 3 प्राइम एंड ही खाली मिलेगा, यहाँ पे 5 प्राइम एंड ही खाली मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चों इस एंड को बोलते हैं 5 प्राइम एंड और इस एंड को बोलते हैं 3 प्राइम एंड, याद रहेगा। शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को तो बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब इसमें न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो बोला जाता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और अगर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए तो हम बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। और अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं तो हम बोलते हैं बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है, शुगर कैसी होती है, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। ये बन गई आपकी शुगर और यहां से जुड़ गया क्या, नाइट्रोजनस बेस। यहां पर क्या है, CH2OH, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर OH, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर OH, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक है। ये बन गया बच्चों न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में ये कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। अगर बच्चों ये राइबोज शुगर है तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिल, है ना। ऐसे ही अगर बच्चों ये अगर ये अगर बच्चों डीऑक्सीराइबोज शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये भी न्यूक्लियोसाइड ही है ना। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता, यूरेसिल यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ पे थाइमिन नहीं हो सकता। ये दोनों तो है बच्चों पाइरिमिडीन, सॉरी प्यूरिन्स, और ये दोनों है बच्चों पाइरिमिडीन, याद है ना, ठीक है। इनके नाम भी याद होंगे आपको, इसको बोलते हैं एडेनिन, इसको गुआनिन, इसको साइटोसिन, इसको यूरेसिल, ठीक है। मैं नाम लिख देती हूँ, नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी हम न्यूक्लियोसाइड के नाम लिखेंगे। क्या नाम है इसका, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चों, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब बच्चों ये प्यूरिन्स हैं, ये दोनों पाइरिमिडीन्स हैं, ठीक है ना। अब इन न्यूक्लियोसाइड्स के नाम क्या होंगे, अगर एडेनिन लगा है और राइबोज शुगर है तो क्या नाम होगा, गुआनिन लगाए राइबोज शुगर है तो क्या नाम होगा, साइटोसिन लगाए राइबोज शुगर है तो क्या नाम होगा, यूरेसिल लगाए राइबोज शुगर है तो क्या नाम होगा। देखो बच्चों एडेनिन का हो जाएगा एडिनोसिन, ठीक है। यहाँ पे इन था, है ना, एडिनिन था, यहाँ पे एडिन तो सेम है, ओसिन और लग जाएगा, इन की जगह ओसिन लग जाएगा, एडिनोसिन। गुआनिन है, गुआनिन की जगह लग जाएगा गुआनोसिन,
ओसीन लग जाएगा, मतलब इन को हटा के ओसीन लग जाएगा, मतलब इन से पहले ओएस और लग जाएगा। पाइरिमिडीन के केस में क्या होगा, ओसीन लग जाएगा। और बच्चों ये जो पाइरिमिडीन है इनके केसेस में क्या लगेगा, साइटोसिन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ओसीन लगा है, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना कि ये न्यूक्लियोसाइड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ओसीन लगा है, यहाँ पे भी ओसीन लगा है। पर ये ग्वानोसिन अगर है तो ये न्यूक्लियोसाइड है, पर अगर साइटोसिन अगर है तो ये पाइरिमिडीन है, ठीक है। ये यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हो जाता है। अगर साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है तो बच्चों न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा साइटिडीन, ठीक है। ओसीन की जगह इडीन लग जाता है। और बच्चों यूरेसिल अगर नाम है तो नाम हो जाएगा यूरिडीन, इडीन लग जाएगा, है ना। एसिल हटा के इडीन लग जाएगा और ओसीन हटा के इडीन लग जाएगा। देखो हमेशा ओसीन लगने पर न्यूक्लियोसाइड नहीं होता, ये दोनों ओसीन तो न्यूक्लियोसाइड है, पर ये दोनों ओसीन बच्चों, ये वाला ओसीन पाइरिमिडीन है, ये जो साइटोसिन है ये पाइरिमिडीन है। साइटोसिन वाला अगर न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो साइटिडीन लगेगा, और यूरेसिल वाला न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो यूरिडीन लगेगा, ठीक है। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों अगर डीएनए वाला शुगर है, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन तो है, बट न्यूक्लियोसाइड्स के क्या नाम होंगे बच्चों। इस केस में न्यूक्लियोसाइड के नाम होंगे, अगर एडेनिन है तो यहाँ पर नाम हो जाएगा एडिनोसिन ही होगा, बस यहाँ पर डीऑक्सी और लग जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। अगर बच्चों ग्वानिन है तो यहाँ पर लग जाएगा, अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन। साइटोसिन अगर नाम है तो साइटोसिन बच्चों न्यूक्लियोसाइड नहीं है, क्योंकि ओसिन तो न्यूक्लियोसाइड में लग रहा था। यहाँ पे साइटोसिन एक नाइट्रोजनस बेस है, साइटोसिन का क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है। और थाइमीन का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, डीऑक्सीथाइमिडीन। याद रहेगा, बताओ याद रहेगा। पूछूंगी इसके बाद, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये याद कर लो, एंड आई चैलेंज यू कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसके बाद, ये सब आपको याद हो जाएगा तब भी। कर लिया, चलो एक करेक्ट नेम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका डीऑक्सी यूरिडीन, ऑप्शन नंबर बी है थाइमिडीन। इन दोनों में से करेक्ट नेम कौन सा है, कर लिया। अगर आपका आंसर बच्चों ये है तो गलत हो आप, और जो खुश हो रहे हैं जिनका आंसर ये है वो भी गलत है, ठीक है। ना तो बच्चों डीऑक्सीयूरिडीन करेक्ट है, ना ही थाइमिडीन करेक्ट है। बच्चों थाइमिडीन है, इसका मतलब थाइमीन नाइट्रोजनस बेस है, और थाइमीन नाइट्रोजनस बेस हमेशा डीएनए में प्रेजेंट होता है, और डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज, तो उसके लिए हमेशा आप यूज करते हो डीऑक्सीथाइमिडीन, ये इसलिए गलत है। और बच्चों यूरिडीन से समझ आ रहा है, ये यूरेसिल शुगर, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है। ये वाला नाइट्रोजनस बेस सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो आरएनए में डीऑक्सी शुगर नहीं होती, वहां पे कौन सी शुगर होती है बच्चों, राइबोज शुगर होती है, इसलिए डीऑक्सीयूरिडीन भी गलत नाम है, याद रहेगा, ठीक है। अब बच्चों न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ठीक है, वो अब देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ना। जैसे शुगर मॉलिक्यूल है, अगर शुगर मॉलिक्यूल में राइबोज शुगर है ना, और यहाँ पर है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और अगर ये राइबोज शुगर है ना, तो नाइट्रोजनस बेस कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस होंगे क्योंकि ये वाली शुगर है। अब यहाँ पे बच्चों
ये है न्यूक्लियोसाइड। अब इसका हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो यहाँ से एक OH हटा के, ठीक है, यहाँ बना दो OPO माइनस, ठीक है, ये बन गया बच्चों न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम होता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड। पर अगर थर्ड पोजीशन पे OH हो, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप ना हो, तो ये तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ना, और यहाँ पर लगा दो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर CH2 का OH हटके जो फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, तो इसको बोला जाएगा बच्चों डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये वाला न्यूक्लियोटाइड है बच्चों डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और ये वाला न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो उसे भी हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे उसे भी हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही बोलेंगे, ठीक है। बस डीएनए में जो यूनिट्स होती हैं वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स होती हैं, और आरएनए में जो यूनिट्स होती हैं बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है, बच्चों को नहीं पता होता बच्चों, ठीक है। ये होता है आरएनए में, ये होता है डीएनए में, ठीक है। ये वर्ड प्ले नहीं कर सकता है, बट आज तक वैसे कभी किया नहीं है, बट फिर भी आप इसको याद रखना, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। अब आरएनए ऐसा न्यूक्लियोटाइड, इसके बगल में एक और ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। डीएनए ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, इसके बगल में एक और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब बच्चों अगर हमें आरएनए बनाना है तो क्या करें, इसको और इसको जोड़ दें आपस में, है ना। क्या बन गया 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये वाली लिंकेज फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये वाली लिंकेज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नाइट्रोजनस बेस के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। ये बन गया बच्चों डाई न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों जैसे कि न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस है, एक शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप है ना। इस कार्बन पे अभी 2 हाइड्रोजन और बाकी हैं। अगर बच्चों ये दोनों हाइड्रोजन हटा के भी मैं फॉस्फेट ग्रुप लगा दूं, है ना, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे एडिनिन, तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा एडिनोसिन, है ना। ये एडिनिन प्लस शुगर, एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप गिव्स न्यूक्लियोटाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एडिनोसिन। एक ही फॉस्फेट है तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अगर ए है तो, है ना, ग्वानिन है तो क्या नाम हो जाएगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको अपन बोलते हैं एएमपी, है ना, जीएमपी। और क्या है इसमें यूरेसिल और साइटिडीन। तो बच्चों यूरेसिल से क्या हो जाएगा यूरिडीन, है ना, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन से साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, है ना, सी से साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ऊपर लिख देती हूँ, सी से साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, सीएमपी बोलेंगे इसे। और यू से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल हो और ये शुगर हो राइबोस शुगर, तो क्या नाम हो जाएगा इसका यूरिडीन, है ना। तो क्या नाम रखोगे यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, यूएमपी, याद रहेगा ना। अच्छा बच्चों फिर आप सुनते हो एटीपी एडीपी, ये सब क्या होता है बच्चों। अगर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना तो वो एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन हटके यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलने लग जाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बट अभी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं यही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होती है, एनर्जी करेंसीज होती हैं। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये सब क्या होती है बच्चों, एनर्जीज के काम में आती है।
ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे शुगर हो डीऑक्सीराइबोज, तो उस केस में न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम होगा? उस केस में नाम होगा बच्चों, ए से हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर जी से नाम हो तो ग्वानोसिन हो तो डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर साइटोसिन हो नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर हो तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? सी से डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और अगर यू हो तो क्या डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा? नहीं, ठीक है, यू नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? थाइमीन हो सकता है। तो क्या नाम हो जाएगा? डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये हटा दो ये नाम। समझ आ गया बच्चों? इसका नाम डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। सारे न्यूक्लियोटाइड्स के नाम याद हो गए, डीएनए और आरएनए के, और डीएनए और आरएनए के सारे न्यूक्लियोसाइड्स के भी नाम हो गए, याद हो गए, और सारे नाइट्रोजनस बेसिस के भी नाम याद हो गए, ठीक है ना। अब बच्चों इसका भी डाइन्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, क्योंकि हमने आरएनए का भी बनाया था। चलो बना लो, एक और न्यूक्लियोटाइड बना लो यहाँ पर, ओ, यहाँ पर लग जाएगा एक नाइट्रोजनस बेस, कुछ भी रख लो, AgCT में से, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। इसको हटाओ और यहाँ पे लगा दो फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये क्या बन गया बच्चों? दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों को जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे? यहाँ से जोड़ो, ठीक है, ये बन गया। ये थर्ड नंबर का कार्बन है 3 प्राइम, और ये फिफ्थ नंबर के कार्बन पे है फॉस्फेट ग्रुप 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये हो गई बच्चों फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। ये हो गई बच्चों एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसका हमने डिटेल नहीं पढ़ा है, डिटेल तो वैसे किसी भी लिंकेज का नहीं पढ़ा, बस लिंकेजेस के नाम पढ़े, याद रहेगा। ये बन गया बच्चों डाइन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, है ना, वे डीएनए की यूनिट्स हैं। अब इनमें अंतर क्या था डीएनए और आरएनए में? डीएनए में यहाँ पे OH नहीं है, सेकंड पोजीशन पर OH नहीं है, आरएनए में सेकंड पोजीशन पे OH था, ठीक है। दूसरा अंतर क्या था कि नाइट्रोजनस बेस डीएनए में ATGC हो सकते हैं और आरएनए में सिर्फ AGUC हो सकते हैं। यहाँ पे थाइमीन होता है डीएनए में और आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। चलो बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना। अभी हमने सीखी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इसकी स्ट्रक्चर आपको कैसे बनानी है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगेगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी में आपको ज्यादा केमिस्ट्री नहीं लिखनी होती, आपकी किताब में भी इसी तरह से लिखा हुआ है बायोलॉजी की बुक में। फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ से लगा दो शुगर, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से लगा दो बच्चों नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। ये है फॉस्फेट ग्रुप, ये है शुगर, ये है नाइट्रोजनस बेस। अब आपकी एनसीईआरटी में ऐसे गोल, पेंटागन, स्क्वायर इस तरह के शेप्स बनी हुई है ना। ये एक्चुअल शेप्स नहीं है, इसको साइक्लोपेंटेन मत समझ लेना, क्योंकि बायोलॉजी की किताब है वो, केमिस्ट्री की किताब नहीं है। वहां पे सिर्फ ये डिजाइन बनी है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं बता रही है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉस्फोएस्टर लिंकेज है, यहाँ पर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसको बोलो 1 प्राइम, इसको बोलो 2 प्राइम, इसको बोलो 3 प्राइम, इसको बोलो 4 प्राइम। अच्छा एक मिनट, इस यहाँ पर CH2 है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है फॉस्फेट, गलती हो गई, ये है 5 प्राइम, ठीक है ना। और इस जगह पे बच्चों अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों बनाया, 1 2 3 4 5 तो लिखा है, तो यहाँ पे भी ऐसे लिख देते, तो फिर करेक्ट कर लेना, ओ लगा देना यहाँ पे, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया बच्चों, ये वाला बॉन्ड हो गया फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये वाला बॉन्ड हो गया एन ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। एक और न्यूक्लियोटाइड बनाओ, एक और न्यूक्लियोटाइड बन गया। 1 प्राइम से नाइट्रोजनस बेस और 5 प्राइम से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है।
ऐसे ही एक और न्यूक्लियोटाइड बना लो। ये 5 प्राइम, ये 4 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 1 प्राइम। ठीक है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। और बना लो। वहाँ किताब में ना आपके यहाँ पे ऐसे करके गोला बना हुआ है और यहाँ पे N लिखा हुआ है, इसका मतलब है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना, ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, ये 5 प्राइम पोजीशन। ये बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं। अब इनको जोड़ना भी है। किससे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है? 3 प्राइम शुगर में जो 3 प्राइम पोजीशन है उसको फॉस्फेट ग्रुप से लिंक करना है। ठीक है, ये रही 3 प्राइम पोजीशन, इसको फॉस्फेट से लिंक कर दो। ये रही 3 प्राइम पोजीशन, इसको फॉस्फेट से लिंक कर दो। ये रही 3 प्राइम पोजीशन, इसको फॉस्फेट ग्रुप से लिंक कर दो। ये रही 3 प्राइम पोजीशन, ये अभी खाली है ना, ये किसी से लिंक नहीं है, यहाँ का OH खाली है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं, ये तीसरे नंबर पे जो OH खाली है, यानी कि अभी और आगे ब्लॉक्स आएंगे वो उससे जुड़ सकता है। तो बच्चों इसको हम बोल देंगे 5 प्राइम टर्मिनल। सॉरी, 5 प्राइम नहीं, 3 प्राइम टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे तीसरा वाला भी खाली है ना, क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है ना, ये बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो फॉस्फेट है, देखो ये वाला जो फॉस्फेट है, ये इससे पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम से जुड़ा हुआ है, ये इसके पहले वाले से जुड़ा हुआ है, ये वाला इसके पहले वाले से जुड़ा हुआ है, ये वाला इसके पहले वाले से जुड़ेगा, बट इसके पहले तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो 5 प्राइम एंड है ये खाली है, तो इसको बोलते हैं बच्चों 5 प्राइम टर्मिनल। अब पहचान लोगी, ये 5 प्राइम है, वो 3 प्राइम है। पहचान लोगी ना, अगर कोई पहचानने को कहे कि 5 प्राइम टर्मिनल कौन सा है, 3 प्राइम टर्मिनल कौन सा है, स्ट्रक्चर देख के पहचान लेना। वहाँ पे देखो वो 3 प्राइम खाली है, उससे वो फॉस्फेट ग्रुप नहीं लिंक है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप पीछे वाले के 3 प्राइम से लिंक नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों कि इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये इसको स्ट्रैंड भी बोलते हैं। स्ट्रैंड का मतलब धागा, ये एक धागा है। ठीक है ना, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है। ठीक है, तो इसलिए 3 प्राइम इसके लिए आता है, 5 प्राइम इसके लिए आता है, और फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों? क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल जब भी बनता है ना, मतलब शुगर मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनाता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। जब भी नहीं, मतलब शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड बना रहा है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। और ये वाला कौन सा बॉन्ड है? सॉरी, ये वाला, ये बॉन्ड है बच्चों फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बच्चों अच्छे से पढ़ लो इसे, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि क्लास के बाद मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चंस में आपको दूंगी 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। ठीक है, चलो बच्चों डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लिख लो। ऐसे एक लाइन बनाओ, यहाँ लिख लो डीएनए और यहाँ लिख लो आरएनए। इन दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस लिख लो बच्चों। डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में बच्चों जो शुगर होती है वो होती है बच्चों राइबोज। डीएनए में बच्चों जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, सॉरी थाइमिन। और आरएनए में बच्चों जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो होते हैं बच्चों एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। करेक्ट है, और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ठीक है, इतने डिफरेंस है।
अब बच्चों यहाँ पर 2 प्राइम पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो शुगर में तो ये डीएनए, तो ये आरएनए है, और 2 प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा हो तो ये डीएनए है। ठीक है, अगर कोई भी नाइट्रोजनस बेस आपको यूरेसिल मिल जाए तो आरएनए है, अगर कोई भी नाइट्रोजनस बेस आपको डीएनए मिल जाए, सॉरी थाइमिन मिल जाए, तो वो डीएनए का स्ट्रैंड है। आया समझ? और ये जो मैंने बनाई है ये एक स्ट्रैंड है बच्चों डीएनए की, ठीक है ना, एक धागा है ये डीएनए का। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, इरेज कर देते हैं।